बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, हमने आज ये स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि विटामिन्स किसे कहते हैं। कहता है अ विटामिन इज डिफाइंड एज कहता है अ विटामिन इज डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग एसेंशियल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द डाइट विच इज मिनट विच इन minute amount adds in maintaining the normal metabolic activity of the tissues। कहते हैं कि जो वाइटामिन हैं बेसिकली वो होते हैं कि नेचुरली अकरिंग ही कुछ एसेंशियल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट होते हैं हमारी डाइट के। ठीक है, जो कि हमें बिल्कुल ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए होते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, तो ये तो छोटी सी डेफिनेशन। ठीक, जिस तरह हमें प्रोटीन चाहिए होती है, जिस तरह हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए एक अलग तरीके की है। लेकिन जो वाइटामिन होते हैं ना, ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल्स होते हैं। अगर ये पूरे ना हो, ठीक है, जिस तरह विटामिन ए की कमी से कोई बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी से और बीमारी होती है, विटामिन के की कमी से कोई और बीमारी होती है, इस तरह से अगर कोई भी विटामिन ना हो तो उसकी कमी से ना जो है एक अलग बीमारी पैदा होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है ना बिल्कुल चाहे माइन्यूट अमाउंट में हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए इसकी, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ विटामिन क्या है, कहता है ऑल आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, लेकिन इनकी जो नेचर है वो ऑर्गेनिक ही नेचर है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कहते हैं देयर मालिकुलर वेट इज लो। ठीक है, एसेंशियल विटामिन फॉर वन स्पीशी में नॉट बी एसेंशियल फॉर अनदर। मीन्स दैट वो ये कह रहा है कि एक विटामिन जो है एक स्पीशी के लिए इंपॉर्टेंट है, अब ज़रूरी नहीं वो भी दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि जिसके अंदर जिस विटामिन की कमी होगी उसके अंदर वही विटामिन की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझ में विटामिन ए की कमी है, तो मुझे विटामिन ए की ही ज़रूरत होगी, ना कि विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, इस तरह की किसी विटामिन की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह वो कह रहा है कि हर विटामिन जो है हर स्पीशी के लिए एसेंशियल होता है। कहते हैं सम विटामिन आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी एंड सम आर नॉट सिंथेसाइज। ठीक है, वो कहते हैं कुछ ऐसे विटामिन जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, वो तो फिर हमें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, विच आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आर अब्जॉर्ब एज सच। कहते हैं द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द एनी एनवायरमेंट विटामिन इज इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ। जब ग्रोथ हो रही होती है किसी बच्चे की, तो उस वक्त हमें ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब हम ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस वक्त हमें ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लैक्टेशन, ये एक मदर फीडिंग होती है, जिनके जो मदर फीड करा रही होती है उनको विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर मदर्स विटामिन नहीं लेती तो आपने देखा होगा अक्सर मदर्स ना फीड करा रही होती हैं, या फिर यानी कि बेबी प्रेगनेंसी में उनके चेहरे पे, उनकी स्किन पे जो है छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं। वजह क्या होती है इन झुर्रियों और छाइयों की? यही वजह होती है कि वो जो है ना प्रॉपर वे में डाइट नहीं लेती, उनके विटामिन पूरे नहीं होते, तो जिसकी वजह से जो है ना उनके अंदर एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। झुर्रियों का आना, रिंकल्स बन जाना, ये एजिंग का स्टार्ट होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, वो कहता है एंड आर नोट एक्ट एज एंटीजेनिक। ठीक है, और ये एंटीजेनिक के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं होती। ये था कुछ विटामिन का छोटा सा इंट्रो, और इसकी ज़रूरत की हमें क्यों पड़ती है ज़रूरत। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि विटामिन को कितने क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करें, दो तरह की क्लासेस हैं, एक है फैट सोलुबल, एक है वाटर सोलुबल। फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल। अगर फैट सोलुबल में बात की जाए तो विटामिन ए, डी, ई एंड की आता है। अगर वाटर सोलुबल की बात की जाए तो विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये तो सब ठीक है, लेकिन जो विटामिन बी है, कॉम्प्लेक्स का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि विटामिन बी के आगे बहुत सारी टाइप्स है। B1, B2, B3, B4, B6, B7, B9। ठीक है, B12, यानी कि बहुत सारी जो है ना बी की टाइप्स आ जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम फैट सोलुबल पढ़ेंगे, फैट सोलुबल विटामिन, फिर कल हम पढ़ेंगे वाटर सोलुबल विटामिन। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो वो कहता है कि सबसे पहले जो है थर्मोलेबल विटामिन। थर्मोलेबल विटामिन क्या होते हैं? ये भी एक टाइप सी है। ठीक है, यानी कि जो हमारी मेजर टाइप्स थी वो हमने पढ़ लिया। उसमें कह रहा है कुछ ऐसे हैं जो थर्मोलिएबल है और कुछ है थर्मोस्टेबल है। ठीक है, यानी कि लेबल से मुराद यानी कि जो हीट से अफेक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो कह रहा है कि सबसे पहले B1 थायामीन, दूसरा कह रहा है एंटीथेटिक एसिड, मीन्स दैट B3। ये दो ऐसे हैं जो कि थर्मोलेबल हैं। इसके अलावा जितने भी वाइटामिन हैं वो सारे के सारे थर्मोस्टेबल वाइटामिन हैं। लेट्स स्टार्ट। वो कहते हैं कि जो हीट से अफेक्टेड नहीं होते। सबसे पहले कह रहा है B2 है राइबोफ्लेवन, B6 है पायरोडोक्सिन्स, नियासिन, नियासिनामाइड, बायोटीन, फोलिक एसिड, B9। ठीक है, कोबल अमाइन, कोलिन, इनोसिटोल, ठीक है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, लोपिक एसिड। यानी कि सारे के सारे जो हैं ये वाइटामिन वो वाइटामिन है जो कि हीट से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कुछ हमें दिखाया हुआ है वाइटामिन के, यानी कि वो हमारी बॉडी पे किस किस जगह पे, कहाँ कहाँ पे जाके कौन कौन सा वाइटामिन इफेक्ट करता है। लेट्स एक दो हम देख लेते हैं। उसने सबसे पहले लिखा हुआ है आई फंक्शन, यानी कि विटामिन ए जो है हमारे डायरेक्ट आई पे इफेक्ट करता है। टीथ पे ए, विटामिन डी, विटामिन सी इफेक्ट करता है।
हार्ट यानी कि ब्लड सेल पे हमारा विटामिन ई इफेक्ट करता है। इस तरह से उन्होंने सारे विटामिन का हमें प्रॉपर दिखाया हुआ है। आप पिक्चर्स को थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है विटामिन ए, मीन्स दैट रेटिनोल। सबसे पहले हमारा टॉपिक है विटामिन ए। विटामिन जो ए है वो हमारे आई से कनेक्टेड है, ठीक है। जिस तरह के वर्ड ही शो कर रहा है रेटिनोल, रेटिनोल मीन रेटिना, यानी कि रेटिना पे इसका कोई ज़्यादा खास इफेक्ट होता होगा। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कहते हैं विटामिन ए इज फैट सोलुबल विटामिन है, ये हमें पता है कि वाकई फैट सोलुबल है। कहते हैं इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आइज, यानी कि जो हमारी विजुअल आइज की प्रोसेस होता है वो हमारी आई का जो है विटामिन ए पे डिपेंड करता है। विटामिन ए जो है हम लोगों को अब बाय अपने डाइट भी लेना पड़ता है और कुछ हमारी बॉडी खुद भी प्रिपेयर कर लेती है, ठीक है। कहते हैं इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द MC कॉलम इन 1950, यानी कि 1950 में MC कॉलम ने इसको इजाद किया था। इसके अलावा इसके सैनोनिम्स नेम भी हैं, बिल्कुल हैं, जिसे हम इसको विटामिन ए कहते हैं, रेटिनोल कहते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से नाम है। सबसे पहले क्या है, रेटिनोल है, ठीक है, रेटिनल है, ठीक है, रेटिनोइक एसिड है, ठीक है। ये तो कुछ इसके सैनोनिम्स नेम थे। इसके बाद वो बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की कि विटामिन ए का जो रेटिनोल है, रेटिनल है, रेटिनोइक एसिड है, उसके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिर्फ रेटिनोल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। केमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। केमिकल स्ट्रक्चर यू कैन सी हेयर कि कैसे केमिकल स्ट्रक्चर उन्होंने ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे एक 6 कार्बन रिंग बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसी तरह यानी कि एक स्ट्रेट चेन बनी हुई है और यहाँ पे एंड में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। ये कुछ स्ट्रक्चर है रेटिनोल का, ठीक है। जितना ज़्यादा ड्रा करेंगे, जितनी प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा हमें इस पर ग्रिप हासिल होगी। नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं इसकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या आता है, वो कहता है कि द प्रिकर्सर ऑफ प्रो वाइटामिन, ठीक है। यानी कि जो विटामिन ए है वो क्या है, वो कहता है प्रिकर्सर ऑफ प्रो वाइटामिन ए इज़ द कैरोटीनाइड पिगमेंट, यानी कि जो कैरोटीनाइड पिगमेंट है वो विटामिन ए का क्या है, प्रिकर्सर है इस, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि सर्टेन प्लांट नाउन केमिकली एज कैरोटीन। अब आपको पता ही है कि काफ़ी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कैरोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि कैरोटीन इज़ अ हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, हमारी जो कैरेट होती है उसके अंदर भी कैरोटीन प्रेजेंट होता है। बेहतरीन एग्जाम्पल है। कहता है विटामिन ई इज़ अ क्वाइट हीट स्टेबल बट इज़ डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर, यानी कि ये हीट स्टेबल है लेकिन अगर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये हमारे यूज़ के काबिल नहीं रहता, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट द एयर। कहता है विटामिन ई इज़ अ कम्प्लेक्स अल्कोहल फाउंड इन द फॉलोइंग टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये कम्प्लेक्स अल्कोहल है विटामिन A1 एंड विटामिन A2, ये 2 फॉर्म है जिसमें ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द रेटिनोल, रेटिनल एंड द रेटिनोइक एसिड, मीन्स दैट रेटिनोल से रेटिनल कैसे बनता है। आपको पता है नोल मीन अल्कोहल, अल मीन एल्डिहाइड एंड ओइक मीन कार्बोक्सिलिक। अब आपको पता ही है जिस वक्त हम ओल के अंदर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे पास अल बन जाता है, मीन्स दैट एल्डिहाइड बन जाता है, और जब हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसी तरह उसने बताया हुआ रेटिनोल की ऑक्सीडेशन कराई तो हमारे पास क्या हो गया, रेटिनल बन गया। रेटिनल की जब हमने ऑक्सीडेशन कराई तो हमारे पास रेटिनोइक एसिड प्रिपेयर हो गया। अब मेरा ख्याल आपको सही तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इसकी ऑक्सीडेशन कराई और हमें रेटिनोइक एसिड मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके सोर्सेज क्या हैं, कि हम इसको विटामिन ए को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए तो ये रेटिनॉइड्स है, यानी कि एनिमल ओरिजिन से हम इसको हासिल करते हैं। एनिमल से कहाँ से हासिल किया जाता है रेटिनोल, रेटिना, रेटिनोइक एसिड, वो कहते हैं कि ये नेचर के अंदर एनिमल किंगडम के लीवर सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। या फिर फिश के अंदर, कुछ फिश ऐसी हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होता है जैसे कि हेलीबर्ट, शार्क, कोड, ठीक है। इन सब में प्रेजेंट होता है एक्सेस अमाउंट में। कहते हैं आल्सो अकर इन द लीवर्स ऑफ द अदर एनिमल्स, अदर एनिमल के लीवर में भी प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम बात कर लें कि एग की यॉक में प्रेजेंट होता है, बटर में प्रेजेंट होता है, चीज़ में होता है, होल मिल्क में होता है, किडनी एंड द मसल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। ये थे कुछ सोर्सेज जहाँ पे हमारा जो विटामिन ए प्रेजेंट होता है। इसके बाद वो कहते हैं ये तो थे रेटिनाइड्स, ठीक है, जिस तरह रेटिनल, रेटिनोल एंड रेटिनाइक एसिड। अब कैरोटीनाइड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रो विटामिन, विटामिन ए बनने से पहले वाला जो उसका प्रीकर्सर होता है उसको हम कैरोटीनाइड बोलते हैं। तो वो कहाँ का प्रेजेंट होता है, वो मैंने भी आपको बताया था कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिस तरह के वो बता रहा है कि कैरोटीन में कैरोटीन मोस्ट एफिशिएंट होता है कैरोटीन के अंदर, विच आर येलो रेड पिगमेंट होता है, ठीक है। कहता है फाउंड स्पेशली इन द कैरेट, कैरेट में मैंने भी आपको बताया था कि कैरेट में प्रेजेंट होता है। येलो कॉर्न में भी प्रेजेंट होता है, जिस तरह कॉर्न जिसे हम कहते हैं, स्वीट पोटैटो में होता है, टर्निप में होता है, पीचेस में होता है, स्पेनिश में होता है। नंबर विटामिन ए, ठीक कहते हैं एक्टिविटी बट दीज आर कन्वर्टेड टू द विटामिन ए, मीन्स दैट वो कहता है कि जो कैरोटीन होता है एक्चुअल में ये जो कैरोटीनाइड्स होते हैं वो विटामिन ए नहीं होते, लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड किया जाए एक्टिविटी के बाद तो ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके बाद वो कहता है कि पुअर सोर्स ऑफ द विटामिन ए, यानी कि जो पुअर सोर्स ऑफ विटामिन ए है वो कहते हैं कि नॉट अब्जॉर्ब कम्प्लीटली बाय द कन्वर्जन इज नॉट 100%, यानी कि इसकी कन्वर्जन 100% नहीं होती। इसके अलावा वो ये बात करता है कि विटामिन ए जो है वेजिटेबल ऑयल में भी प्रेजेंट होता है। ये थे कुछ इसके सोर्सेज। अब हम पढ़ने लगे हैं इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए के फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है।
हम सरसरी सरसरी सा गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि आई के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आई के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो बात करते हैं रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पता ही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, ठीक है, रिजॉर्प्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू, हमारी जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे भी जो है ना म्यूकस सिक्रीशन होती है, तो वहाँ पे भी विटामिन ए जो है ना अपीयर्ड होता है। इसके बाद अगर बात की जाए एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ द बी कैरोटीन, ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होते हैं। उसके बाद बात की जाए वाइट बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। ये हमारी बोन्स और टीथ को मजबूत करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इसके बाद कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोन्स और टीथ की बात की जाए तो ये बोन्स और टीथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, ठीक है। हमने स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ने लगे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी ये वेरी हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है। इंगेज कर लेते हैं ये शुगर को, ठीक है, और फिर इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद कहते हैं इन्हेंसमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इन्हेंसमेंट कैसे करते हैं इम्यून सिस्टम की? अब आप देखें, कॉमन सेंस की बात है कि जिस वक्त हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए जो है एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, ठीक है, और जब हो रहा है तो वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाएगा। जब हमारी बॉडी इन्फेक्शन से बचेगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमारी एक्टिविटी इम्यून सिस्टम की इंक्रीज़ हो रही है। विटामिन डेफिशिएंसी से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनके मसल्स कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है कि उनके अंदर जो है ना इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि जब विटामिन ए ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा तो फिर क्या होगा, इन्फेक्शन से भी इंसान बचा रहेगा। इसके अलावा क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्यून सिस्टम सेल्स, यानी कि माइल्ड डेफिशिएंसी लीड टू द इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इंक्रीज इन। कहते हैं कि अगर डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो इन्फेक्शन डिजीज काज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जीन एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं कि विटामिन ए बाइंड टू द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलरिटी प्रोटीन दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, यानी कि ये क्या करता है कि रेगुलरिटी से इनके प्रोटीन और विटामिन ए को मतलब बाइंड कर देता है, और फिर हमारी जीन एक्सप्रेशन जो है वो प्रॉपर वे में होती रहती है। इसके बाद वो कहता है कि पसोरियासिस एंड द एक्ने ट्रीटमेंट, वो एक्ने ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कैसे कि हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेगुलेशन करता है और उसके अलावा सीबम वगैरह प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है कि हमारी जो स्किन है उसको शेडिंग प्रोवाइड करता है, और हमारे जो डेड सेल्स होते हैं उनके खिलाफ फाइट करता है, बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करता है। यानी कि अगर हमारा विटामिन ए जो है ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अब्जॉर्ब होगा तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बैक्टीरिया से वो फाइट कर सकेगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा बात करते हैं मिजिलेनियस फंक्शन की। मिजिलेनियस फंक्शन की बात की जाए तो वो क्या कहता है कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड सिंथेसिस में हेल्प करता है, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूको कैरोटीनाइड्स में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा कहता है कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके बाद वो क्या कहता है कि क्लिनिकल फीचर्स अगर देखे जाएँ, यानी कि विटामिन डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर वही जो हम लोगों ने बेनिफिट्स पढ़े, अगर उनकी डेफिशिएंसी होगी तो वही सारी डिजीज़ हमारी बॉडी में क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो कहता है कि आई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। आई इन्फेक्शन कैसे होगा, आईज़ यानी कि जब हमारे रेटिनल कम होगा, रेटिनोइक एसिड कम होगा विटामिन ई में, तो हमें दिखना कम होगा, ब्लाइंडनेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह उसने कुछ डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं, नेक्टोपोलिया, ठीक है, नेक्टालोपिया, ठीक है, जीरोफिथैल्मिया, ठीक है, कैरेटो मलेशिया, ये 3 डिसीज़ के नाम दिए हुए हैं उसने, ठीक है। वन बाय वन करके हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है ना ये हमारी, कभी आपने देखा होगा सफ़ेद मोती जिसे बोला जाता है, इसमें क्या होता है बेसिकली जो है ना हमारी विटामिन ए की कमी की वजह से ना हमें दिखना कम हो जाता है, कोर्निया डिस्टर्ब हो जाता है, रेटिना डिस्टर्ब हो जाता है, विजुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, बस ये। इसके अलावा वो बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो भी क्या है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एपिथेलियल आपको पता है हमारी आउटर मोस्ट बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल हमारे टिश्यूज ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, केराटिनाइज्ड नहीं रहते, जिससे क्या होता है कि हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज हो जाता है, ओरल कैविटी डैमेज हो जाती है। इससे से सारा जो हमारा सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। इसके अलावा अगर स्किन की बात की जाए तो स्किन पे में क्या होता है, हमारी एक्ने क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, रेगुलर स्किन हो जाती है, फॉलिकल जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और यानी कि हमारी स्किन जो है ना झुर्रियों वाली होना स्टार्ट हो जाती है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो वो क्या कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्शन के अंदर एट्रोपी ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहता है कि डायगोस्पर्मिया,
डाइगोस्पर्मी यानी कि स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है। फीमेल में बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है विटामिन ए में, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं मिजिलेनियस के अंदर। मिजिलेनियस के अंदर क्या होता है, मिजिलेनियस के अंदर जो है ना, चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, ग्रोथ फेलियर हो जाता है, ठीक है, डेंटिटेशन हो जाती है, मेल न्यूट्रिशन हो जाती है, बोन और टीथ वीक हो जाते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी हो जाती है। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो विटामिन ए से जो टॉक्सिसिटी होती है जो क्या कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। विटामिन से क्या होता है एक्यूट के अंदर, अगर बात की जाए क्रोनिक, एक्यूट में बात की जाए तो हमें हेडिक हो जाता है, नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। कॉर्निया में बात की जाए यानी कि जब क्रोनिक होती है डिजीज़ तो फिर क्या होता है ड्राई स्किन होना रहना लग जाती है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स हो जाती है। तो आप देख सकते हैं अगर किसी की स्किन ज़्यादा ड्राई है, लिप्स में क्रैक बने हुए, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर विटामिन ए की कमी है। ये था विटामिन ए, ठीक है। और फिर अब दूसरा पढ़ने लगे हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी की बात की जाए तो ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, जिस तरह के वो फैट सोल्यूबल विटामिन था। इसकी डेफिशिएंसी काज करती है, रिकेट्स काज करती है बच्चों के अंदर, ओस्टियोमलेशिया काज करती है एडल्ट के अंदर, ठीक है। दो डिजीज़ है तो सेम, लेकिन बच्चों की डिजीज़ को बोलते हैं रिकेट्स और बड़ों की होते हैं ओस्टियोमलेशिया। अगर इसी के कुछ सिनोनिम्स के नाम लिए जाएँ तो इसे क्या कुछ कह सकते हैं? सबसे पहले कहेंगे कैल्सिफेरॉल कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसे कहेंगे आर्गोस्टिरोल कहेंगे, एंटी रिकेट विटामिन भी कह सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से इसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, देख सकते हैं D2 एंड D3 का। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक चेन का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तक तो तकरीबन सेम है स्ट्रक्चर दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे आने के बाद ये जो है ऊपर से लेकर यहाँ पे ये नीचे आ गया, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें ग्रिप हासिल होगी। ये विटामिन डी और विटामिन 3 के डिफरेंस स्ट्रक्चर में हल्का सा डिफरेंस है। इसके बाद अगर बात की जाए कि इसकी केमिस्ट्री और इसके सोर्सेज क्या हैं, इसी केमिस्ट्री बात की जाए तो केमिस्ट्री यही है कि भाई जो ये D2 है, D1 है, ठीक है। इसके काफ़ी ज़्यादा फेसेस हैं डी के, D1 D2 D10 तक है, लेकिन जो ज़्यादा फंक्शनल होते हैं वो D2 एंड D3 ही होते हैं। ये इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि ये ओरिजिन इसका कहाँ कहाँ होता है, प्लांट से भी ओरिजिनेट किया जा सकता है, एनिमल से भी ओरिजिनेट किया जाता है। मेनली हम इसके सोर्स पढ़ते हैं। सोर्स क्या है जी, ये नेचर में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आपको पता है विटामिन डी की कमी के लिए बाकायदा तौर पे जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ये हमारी बॉडी खुद भी नहीं प्रिपेयर कर सकती। इसके अलावा हमें क्या होता है, सूरज की रोशनी से विटामिन डी लेते हैं। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, विटामिन डी की कमी है, बोन्स में पेन है, टीथ में पेन है, ठीक है, वीकनेस फील होती है, विटामिन डी की कमी है, ठीक है। वजह क्या होती है कि हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती, और इवन कि हमारी डाइट में भी कोई खासा प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर हमें क्या होता है, हमें सनलाइट से लेना पड़ता है, ये सनलाइट से लो, ठीक है। उसके अलावा इसके कुछ सप्लीमेंट्स मिलते हैं, हमें वो लेने पड़ते हैं। वो कहते हैं कि कोड और लीवर फिश के अंदर भी ऑयल के प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर फ्यू रिच सोर्स ऑफ लीवर एंड एनिमल्स विच फीड द फिशेज, इस तरह के एग में भी थोड़ा बहुत होता है, बटर में भी होता है, फोर्टिफाइड मिल्क में भी होता है। बस D2 और D3 ही होता है, बाकी जो डी हैं वो हमें अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा वो बात करता है कि अगर हमारा यानी कि जो विटामिन डी है हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, तो जो यूवी रेज है वो हमारी स्किन को अफेक्ट कर सकती है। इसी वजह से जो है विटामिन डी का ये भी बहुत अहम काम है कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और यूवी छेड़ना, ये बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा था। उसके बाद एक्शन ऑफ विटामिन डी की बात करते हैं कि विटामिन डी कैसे एक्ट करता है। वो कहता है कि विटामिन डी जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। जब एक्टिव फॉर्म में नहीं होता तो उसको कहते हैं कोली कैल्सिफेरॉल, इसे कोली कैल्सिफेरॉल का नाम देते हैं। जब उसके बाद वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कैल्सीटिरॉल, ये कैल्सिफेरॉल का नाम देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी थी थ्योरी। उसके बाद वो कहता है कि फंक्शन ऑफ विटामिन डी के क्या है। विटामिन डी के फंक्शंस की बात की जाए तो वो क्या कहता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करता है गट के अंदर, बोन्स में, टीथ में, वगैरह वगैरह। इसके बाद अगर बात की जाए तो वो फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन भी करता है। फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन वो कहाँ करता है, वो इंटेस्टाइन के अंदर फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा कैल्शियम लेवल के सीरम के अंदर भी वो अब्जॉर्प्शन करता है। इंक्रीज द इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, मोबिलाइजेशन इंक्रीज कर देता है कैल्शियम की हमारी बोन्स की तरफ, ठीक है। इसी तरह कुछ हमारी रीअब्जॉर्प्शन कैल्शियम और फॉस्फेट की हमारे रेनल प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की तरफ इंक्रीज करता है, मीन्स दैट किडनी की तरफ, ठीक है। तो इसके अलावा बात की जाए तो ग्रोथ ऑफ बोन्स की, बिल्कुल ऐसे ही है, बोन्स की ग्रोथ भी बहुत डिपेंड करती है विटामिन डी के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है, एंडोकॉन्ड्रियल ग्रोथ होती है बोन्स की, तो इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम जो है अब्जॉर्ब होता है, फॉस्फेट अब्जॉर्ब होता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगे। अगर ये हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रही है, तो समझो हम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन हो रही है बोन्स में तो हम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मीन्स दैट यानी कि ग्रोथ ऑफ बोन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसके बाद वो बात करते हैं कि पैराथायराइड एक्टिविटी। पैराथायराइड एक्टिविटी में क्या होता है, दो तरह की कंडीशन होती है, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोक्लाइसीमिया, कैल्सीमिया। जब हाइपो का मतलब यानी कि जिस वक्त हमारा जो पैराथायराइड है उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम यूज़ हो रहा होता है, तो मीन्स दैट वहाँ पे कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसको हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। हाइपर कैल्सीमिया मतलब ये कि जो हमारी पैराथायराइड की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। कम होने का मतलब ये है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम भी कम हो जाता है।
तो फिर इससे क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, हमारे पास ज़्यादा कैल्शियम के आयन हो जाते हैं और फिर जिससे हम लोगों को काफ़ी और किस्म की भी डिजीज़ क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा यानी कि हमारे फंक्शन विटामिन डी के। मज़ीद वो क्या कहते हैं कि जो हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर हम टीथ में बात की जाए, अगर हम इसकी टीथ में बात करें, तो टीथ के अंदर वो दिखा रहा है, कहते हैं कि ये नॉर्मल टीथ की फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें कोई मेल न्यूट्रिशन हो जाए, अक्कर हो जाती है, मेल फॉर्मेशन हो जाती है, तो क्या होता है, हमें कैविटी फॉर्मेशन हो सकती है, हाइपोप्लास्टिक टीथ हो सकते हैं, डिफेक्टिव इनेमल भी हो सकता है। इस तरह से कुछ टीथ की हमें डिजीज़ काज हो सकती है। इसके अलावा अगर अभी तक तो हमने इसके फंक्शन पर पढ़े, यानी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, अब हम कुछ डिसऑर्डर पढ़ने लगे डेफिशिएंसी से जो क्रिएट हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से। सबसे पहले वो कहता है कि रिकेट की एक बीमारी है जो कि हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्रिएट होती है। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, बेसिकली रिकेट जो है ना, बेसिकली ये होता है कि विटामिन डी को जो हमने इनप्रोप्रिएट वे में लेते हैं, यानी कि प्रॉपर वे में नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत होती है। कैल्शियम, फास्फोरस और सनलाइट की जो सप्लाई है वो उतनी नहीं होती जितनी हमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसके अंदर डेफिशिएंसी में होता क्या है, कैल्शियम लेवल लो हो जाता है सबसे पहली बात। अब आप खुद सोचो, जब कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे काम हैं जो स्टॉप हो सकते हैं। इसके अलावा वो बात करता है कि सीरम फॉस्फेट का लेवल भी कम कम हो जाता है। ठीक है, रिकेट के अंदर बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जो है ना, बेबी जो होता है, बच्चा, उसकी जो बोन्स होती हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। मैस जो है बिल्कुल डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात वो कर रहा है कि बोन्स की भी ये अफेक्टेड हो सकता है, डिजीज़ काज कर सकता है। वो भला कैसे, अगर सही तरह से प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होगी विटामिन डी की, ठीक है, बोन्स के अंदर, तो फिर क्या होगा, हमें ऑस्टियोकोलाइसिस एक्टिविटी हो सकती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन्स में। ठीक है, अगर यानी कि जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम नहीं हुई हमारी बोन के अंदर, तो हमें कोई भी डिजीज़ काज हो सकती है। ठीक है, अगर वो कुछ बात कर रहा है, कहता है कि बीका न्यूली लेड बोन इज़ एन अनकैल्सिफाइड, यानी कि जो न्यूली बोन होती है वो अनकैल्सिफाइड होती है, बाद में उसके अंदर जब कैल्सीफायर और जाना एंटर शुरू होता है, फिर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है। आपको पता ही है, जब कोई भी बेबी पैदा होता है उसकी जो बोन्स होती है वो कार्टिलेजियस इन नेचर होती है, नॉट अ बोन। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसको विटामिन डी मिलता रहता है, वैसे वैसे जो है वो थोड़ी सी हार्ड से हार्ड होती रहती हैं, और फिर क्या होता है कि वो एक दिन फुली हार्ड हो जाती हैं, और उधर से जो एज होती है वो भी तकरीबन पीक पर होती है। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि न्यूट्रिशन में हम जितना भी वेट बर्दाश्त करना चाहें हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बोन्स के टूटने का या फिर हमारी बोन्स के वीक होने का खदशा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वो बात करता है कि ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, बो लेग्स, रिकटरी रोजरी, कैप्सिस, लोडोसिस, स्क्लोसिस, ठीक है, क्रैनियो टेब्स, हैरिसन्स, ये कि सब कुछ डिजीज़ हैं या फिर कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमारी रिकेट्स के अंदर देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए टीथ के लिए, टेटनी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीथ के अंदर बात की जाए तो ये हमारे डिलेड टीथिंग करता है, मेल फॉर्म्ड कर देता है, ठीक है, डिफेक्टिव इनेमल प्रोडक्शन करता है, और इसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फोरस की यानी कि बैलेंसिंग क्रिएट करता है। टेटनी की बात की जाए तो ये अकर ड्यू टू द कैल्शियम की हाई लेवल की वजह से, लेवल जिस वक्त फेल होने लगता है ना कैल्शियम का, उस वक्त टेटनी क्रिएट हो जाती है, और ये भी एक बोन्स की डिजीज़ है। इसके अलावा बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया किसे कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली एडल्ट रिकेट के अंदर होता है, आपको पता ही है, और इसके अंदर भी वही होता है कि यानी कि जो हमारी बोन्स है वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, हम स्पॉन्टेनियसली वर्क नहीं करते, हमारा वर्टिबल कॉलम स्लो हो जाता है। इसके अलावा जो है ना बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन क्रिएट हो जाती है, और इसके अलावा कहता है कि बोन मिनरल आई मोबिलाइज, एक्सरे शोज लेस डेंस। ठीक है, फिर कहता है इसके अंदर एक्सरे भी जो है लेस डेंस नज़र आने लग जाता है। इसके बाद बात करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी क्या है, हमने विटामिन ए की भी टॉक्सिसिटी पर विटामिन डी की करते हैं, वो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी में कहता है कि हाइपर विटामिनोसिस एक डिजीज़ है, जबकि विटामिन डी एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उस वक्त ये रिलीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, हमें नोजिया होता है, ठीक है, उसके बाद हमें वो होते हैं, स्नीजिंग होती है, वोमिटिंग होती है, नोज़िया हो रहा होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, यानी कि इस तरह से। और इसके अलावा जीआईटी डिस्टर्बेंस भी रहती है। जीआईटी मतलब यानी कि जो हमारी माउथ की जो है, ठीक है, इन सब की जगह पे जो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, तो वो होती रहती हैं। इसके अलावा कैल्सीफिरोल यानी कि कैल्सीफिकेशन होती है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होती रहती है। ठीक है, पार्टिकुलर आर्टरीज एंड किडनीज में, जब आर्टरीज में इस तरह से कैल्सीफिकेशन होगी तो आपको पता ही है क्या होगा, क्लॉटिंग बनेगी और ब्रेकेज होगी, और इससे हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें फंक्शंस के बारे में और कुछ उसके लेक्चर के बारे में। ठीक है, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या ना लगा। खुदा हाफिज़।